हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 24 मई को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है व्हेन द सिस्टम इज़ ब्रोकन। पुणे एक्सीडेंट केस के बारे में बात करेंगे, एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे, डिस्कस की इशू रिगार्डिंग इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड प्रपोज पोटेंशियल सॉल्यूशन। किस तरीके से जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम डिसफंक्शनल हो रखा है वो इस एक्सीडेंट के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है, इस एस्पेक्ट पर चर्चा की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका आर्टिकल है मेंस के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है शुड डॉक्टर बी केप्ट आउट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के डॉक्टर्स के अंदर डॉक्टर्स को रखना चाहिए या बाहर रखना चाहिए। अगर कोई भी मेडिकल नेग्लिजेंस होती है तो क्या डॉक्टर को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है, कंज्यूमर फोरम में उनके अगेंस्ट केस लगाया जा सकता है। ये सारे एस्पेक्ट पे चर्चा की जाएगी। इसके फेवर में और इसके अगेंस्ट में हम लोग कुछ आर्गूमेंट्स देंगे और वे फॉरवर्ड की बात करेंगे। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। रीसेंट अमेंडमेंट हुए हैं, उसके बाद से इस पर क्वेश्चन नहीं आया है, इस बार आपको क्वेश्चन दिखेगा। अब विंडफॉल गेन, ये हमारा लास्ट आर्टिकल है जिसमें हम जो सरप्लस अमाउंट है आरबीआई का उसके बारे में चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे जो है आरबीआई कमेटी के द्वारा, बिमल जालान कमेटी के द्वारा डिसाइड किया गया था। ये सारे एस्पेक्ट कवर किए जाएंगे। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे दी गई होगी। मोर पे क्लिक करिए या फिर आप सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च कर लीजिए, वहाँ पर भी हम आपको मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है व्हेन द सिस्टम इज़ ब्रोकन। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। जो रिसेंटली रोड एक्सीडेंट हुआ था पुणे में, उसी केस के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। बेसिकली इस आर्टिकल में, जो कि एक रिटायर्ड ऑफिसर ने लिखा है, उन्होंने बताया है कि ये जो केस हुआ है कहीं ना कहीं उसका जो मेजर रीज़न है वो है हमारा डिसफंक्शनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और उसी के ऊपर हम आर्टिकल में चर्चा करेंगे। एक मेंस का क्वेश्चन भी यहाँ पर तैयार किया जाएगा। कैसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है? डिस्कस द की इश्यूज रिगार्डिंग इंडिया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड प्रपोज पोटेंशियल सॉल्यूशन। इस तरह का मेंस में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइटर लिख रही हैं कि अगर इंडिया में जस्टिस डिले नहीं होती, स्विफ्टली जस्टिस दी जाती, तो पुणे पोर्श क्रैश जो एक्सीडेंट हुआ था वो नहीं होता। इस तरह के केसेस बहुत कम आते। तो अब पुणे रोड एक्सीडेंट केस के बारे में बात कर लेते हैं। 17 साल का एक माइनर बच्चा, जिसके फादर बिलियनर हैं, अपने फादर की पोर्श गाड़ी ड्राइव कर रहा था और रात में उसने अपनी गाड़ी से एक बाइक को हिट किया। जिस बाइक को हिट किया उसमें 2 लोग सवार थे और दोनों ही लोगों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। एक जो लड़की सवार थी उनका नाम अश्विनी था और एक जो लड़का सवार था उनका नाम अनीश था। दोनों ही 24 साल के युवा थे और जैसे ही ये क्रैश हुआ ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो गई। ऑब्वियसली ये एक बड़ा इंसिडेंट है जिसमें 2 अडल्ट ने अपनी लाइफ खो दी और उसके बाद सोशल मीडिया में ये न्यूज़ आई। जब 15 घंटे के अंदर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने इस बच्चे से, जो माइनर है, उससे ऐसे लिखा करके उसे बेल दे दी, तो सोशल मीडिया में एंगर बहुत ज़्यादा बढ़ा। चुनावी सीज़न है तो ऑब्वियस है कि गवर्नमेंट भी एक्टिव हो गई और गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया कि बच्चे को एज एन अडल्ट ट्रीट किया जाना चाहिए फॉर ट्रायल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा एंगर ज़रूर इस बच्चे के लिए है, पर क्या हमें ब्रॉडर पिक्चर नहीं देखना चाहिए? क्या हम नहीं चाहते कि इस बच्चे को सज़ा होने से ज़्यादा हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो इस तरीके से काम करे कि आने वाले समय में इस तरह के एक्सीडेंट हो ही ना, ऐसे कोई और अश्विनी और अनीश के साथ कुछ भी ना हो? तो हमें ब्रॉडर पिक्चर देखने की ज़रूरत है। जैसे कि निर्भया कांड के बाद हुआ था, महिलाओं की सेफ्टी
सेफ्टी के लिए कई सारे कदम उठाए गए थे, लॉज में अमेंडमेंट किया गया था, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश की गई थी। तो जो हमारा रोड एक्सीडेंट ये केस है, इसमें भी हमको जो ऑलरेडी इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व करने पे फोकस करना चाहिए। जो इश्यूज़ हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफंक्ट और डिसफंक्शनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में। कैसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा जो डिसफंक्शनल है वो रिस्पॉन्सिबल है इस तरह के केसेस के लिए। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है डीले। जस्टिस डीले इज़ जस्टिस डिनाइड। आपको याद होगा सलमान खान का भी इसी तरह का एक केस था जिसमें उन्होंने रोड पे सो रहे लोगों के ऊपर गाड़ी चला दी थी। हालांकि उस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं थी, लेकिन फिर भी भाई जो है बाजू में बैठे थे और गाड़ी अपने आप चली गई। 13 साल तक ये केस चलते रहा और उसके बाद सलमान खान को निर्दोष बता के छोड़ दिया गया। जो भी रिज़ल्ट आया वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, 13 साल तक ये केस चलता रहा, ये इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे जो केसेस हैं वो जो है लंबे चलते जाते हैं, उसकी कोई एंड डेट नहीं होती है। तो एक टेंडेंसी बन गई है, स्पेशली जो प्रिविलेज लोग हैं उनके दिमाग में कि अरे कुछ नहीं होता, होगा रोड एक्सीडेंट तो कोई बात नहीं, 15 साल तक केस चलते रहेगा और उसके बाद लैक ऑफ एविडेंस के कारण या फिर हम जज खरीद लेंगे या फिर हम पुलिस खरीद लेंगे। इस तरह की टेंडेंसी के कारण जो पेरेंट्स हैं, जो लोग हैं, वो लॉ की रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो ये जो डीले हो रहा है ट्रायल्स में, उसके कारण लोग लॉ ऑफ द लैंड की रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। अगर रिस्पेक्ट की होती तो पेरेंट्स ने जो गलती की, एक माइनर को 17 साल के लड़के को अपनी गाड़ी हैंड ओवर की, ये नहीं किया होता क्योंकि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और 18 साल का नहीं था वो। तो फादर ने गलती की, पेरेंट्स ने गलती की अपने बच्चे को गाड़ी देके। अगर लॉ की रिस्पेक्ट होती तो ऐसा करते क्या? बिल्कुल भी नहीं। दूसरा, बारटेंडर, जहाँ पर वो जिस बार में गया था, जहाँ उसने ड्रिंक ली, उसकी अगर आइडेंटिटी कार्ड चेक किया जाता, उसकी एज देखी जाती, तो बारटेंडर उसको अल्कोहल सर्व नहीं करता। लेकिन बारटेंडर ने भी लॉ को फॉलो नहीं किया और उस बच्चे को अल्कोहल सर्व किया। तो ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि उसका जो अल्कोहल टेस्ट था वो पॉजिटिव नहीं आया है, वो नेगेटिव आया है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को ये भी शक है कि बिलियनर जो है उसके फादर हैं, तो उन्होंने जो रिपोर्ट है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी की होगी। तो इस तरह की भी रिपोर्ट्स हमें देखने को मिल रही है। और अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो ये है कि जो उसके फादर हैं वो ये बोल रहे हैं कि बच्चा तो गाड़ी चला ही नहीं रहा था, वो जो गाड़ी थी उसका ड्राइवर चला रहा था। तो वही सलमान खान वाला जो केस है, हो सकता है आगे आपको यही चीज़ रिपीट होते हुए देखने को मिले। ठीक, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इशू है लो कन्विक्शन रेट। ठीक, हमारा जो नेक्स्ट बड़ा प्रॉब्लम है वो है कन्विक्शन रेट का। क्राइम इन इंडिया 2022 पब्लिश्ड बाय NCRB shows that more than 90% cases of death due to negligent driving and hit and run cases are pending in the court, with the conviction rate being as low as 30% in metropolitan cities. तो जो कन्विक्शन रेट है वो केवल 30% है और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो है इस तरह के जो रोड एक्सीडेंट वाले केस हैं जिसमें लोगों की जान जा रही है, उस केसेस में मेजॉरिटी केस पेंडिंग हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। नेक्स्ट इशू है वीकर प्रोसिक्यूशन। जब डीले बहुत ज़्यादा होते हैं तो पुलिस को बहुत सारे इश्यूज फेस करना पड़ता है, जैसे कि विटनेस कई बार ऐसे होते हैं कि जब तक ट्रायल शुरू होते हैं आधे विटनेस गायब, आधे विटनेस पलट जाते हैं क्योंकि सामने वाली पार्टीज़ ने उन्हें पैसा दे दिया होता है, और कुछ विटनेस अगर बच भी जाते हैं तो वो प्रॉपरली इवेंट्स को रिकलेक्ट नहीं कर पाते। और इन्हीं सारे इश्यूज़ के कारण जो सामने वाला लॉयर होता है वो टेक्निकलिटी के ग्राउंड में कि प्रॉपर एविडेंस आप नहीं दे पा रहे हैं, उस बेसिस पे जो कि ओपन एंड शट केस था उसमें भी जो है सामने वाला लॉयर जीत जाता है और जो विक्टिम है उसके अगेंस्ट में वर्डिक्ट आती है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा लॉन्ग डिलेज हो रहा है उसके कारण जो प्रोसिक्यूशन होता है वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। हालांकि अब आप बोलेंगे कि जो जुडिशियल प्रोसेस है वो बहुत कम्बरसम है, बहुत जटिल है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन अगर हम और थोड़ा डेप्थ में जाएं तो कहीं ना कहीं जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है, और इसी के कारण जो है हमारे जजेस इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं उसको डिस्पोज करने में उन्हें बहुत ज़्यादा समय लगता है। उससे रिलेटेड डेटा यहाँ पर दिया हुआ है।
पार्लियामेंट ने दिसंबर 2023 में बताया था कि टोटल जो है 1 मिलियन पॉपुलेशन में 21 जुडिशियल ऑफिसर्स हैं इंडिया में। और 1987 में लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी कि कम से कम 50 जजेस मिनिमम होना चाहिए पर मिलियन पॉपुलेशन में। तो आप देख रहे हैं कि अभी 21 है और होना कितने चाहिए, 50। इसके अलावा अगर आप पुलिस पॉपुलेशन रेशियो देखें तो 152 पुलिस है पर लैख सिटीज़न में, और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नॉर्म कितना है, कम से कम 222 पुलिस होना चाहिए पर लैख पॉपुलेशन में। तो हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट है इन जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में ताकि स्पीडी ट्रायल हो सके वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, बहुत जो है लो रेशियो है। अगर आप देखें जजेस की अवेलेबिलिटी का, उसके बावजूद भी हमारे जजेस अच्छा काम कर रहे हैं और काफ़ी सारे केसेस जो है जल्दी डिस्पोज कर रहे हैं। लेकिन अगर वैकेंसी ख़त्म करते हैं, जल्दी हमारे जजेस और पुलिस ऑफिसर्स को रिक्रूट करते हैं, तो हो सकता है कि ये जो ट्रायल है और तेज़ी से स्पीडी तरीके से हो सके और जो डीले ट्रायल का इशू है वो ख़त्म हो सके। नेक्स्ट इशू के बारे में बात करते हैं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के रोल के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उस बच्चे को 15 घंटे के अंदर जो है ऐसे लिखा करके बेल दे दी और उसकी ड्रिंकिंग इशू के लिए उसे काउंसलिंग सजेस्ट कर दिया गया। तो जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का रोल है उसके बारे में यहाँ बात करते हैं और मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ। 2012 का जो निर्भया कांड था उसमें एक ऐसा बच्चा था, जब उसने क्राइम एक्ट किया था उसकी उम्र 17.5 साल थी और इंडियन लॉ के हिसाब से उस बच्चे को मैक्सिमम 3 साल की सज़ा हो सकती थी और वो भी सुधार गृह में उसे रखा जा सकता था। तो उस समय जो लॉज थे उसमें अमेंडमेंट करने की बात की गई और 2015 में जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 में अमेंडमेंट किया गया। मेनका गांधी पार्लियामेंट में कह रही थी कि ये अमेंडमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको उस समय का कुछ भी याद हो तो ये अमेंडमेंट किया गया और 16 से 18 साल के बच्चे को एज एन अडल्ट ट्रीट किया जा सकता है अगर वो हीनस क्राइम में इन्वॉल्व हो, जैसे कि मर्डर में, रेप में या फिर ऐसा कोई क्राइम जिससे 3 से 7 साल का सज़ा जो है अट्रैक्ट होती हो। इस केस में जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है उसका रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये कौन डिसाइड करेगा कि बच्चे को एज एन अडल्ट ट्रीट किया जाए या फिर एज अ चाइल्ड ट्रीट किया जाए। अगर अडल्ट ट्रीट करते हैं तो जैसे कि बाकी लोगों को सज़ा होती है जितने साल की, उतने ही साल की इस बच्चे को भी सज़ा होगी। तो यहाँ पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड 90 दिन के अंदर डिसाइड करता है कि बच्चे को एज एन अडल्ट ट्रीट करना है या फिर एज अ चाइल्ड ट्रीट करना है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा उस समय भी इशू आया था कि कैसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ये डिसाइड करेगा कि इसे अडल्ट माने या फिर इसने हीनस क्राइम किया है, इसने बहुत बड़ा क्राइम किया है जो समाज को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, जैसे कि ये केस है। इसी तरह के केस की उस समय बात की जा रही थी और इसी तरह के केस से डरा भी जा रहा था। अगर बच्चा प्रिविलेज फैमिली का है, बहुत बड़े घर का है, तो क्या आप उसे स्पॉइल ब्रैट मानकर अडल्ट ट्रीट करेंगे? क्या एक बच्चा बहुत गरीब फैमिली का है और मार्जिनलाइज क्लास से आता है, तो क्या आप उसके बैकग्राउंड को देख करके उसे चिल्ड्रन ट्रीट करेंगे? क्या उसे की गलती को माना जाएगा? तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी थी और आज जो है वही चीज़ हमें देखने को मिल रही है। अगर बहुत प्रिविलेज पर्सन है, उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिली बहुत अच्छी है, तो बच्चों को अच्छा माना जाता है, जबकि वो स्पॉइल ब्रैट है उसके बावजूद भी उसे बहुत अच्छा ट्रीट किया गया और ऑब्वियसली कहीं ना कहीं करप्शन भी होने के चांसेस होते हैं जब आप डिसीजन, क्योंकि यहाँ डिस्क्रिशन है। तो यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है और इसी इशू को क्या करने की ज़रूरत है, इस इशू को एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर हमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है जिसमें एक प्रॉपर क्राइटेरिया होना चाहिए कि किस बच्चे को जो है एज एन अडल्ट ट्रीट किया जाए और किस बच्चे को एज अ चाइल्ड ट्रीट किया जाए जो 16 से 18 वर्ष के बीच का है। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं। अब कुछ सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। एक सॉल्यूशन है कि अगर प्रॉपर पुलिस ट्रेनिंग हो, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो, तो हम रेट ऑफ कन्विक्शन बढ़ा सकते हैं। जैसे कि 65% ऑफ हिट एंड रन केसेस में चार्जशीट फाइल कर ली जाती है पुलिस के द्वारा 1 साल के भीतर। अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और प्रोसिक्यूटर को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए,
यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी का प्रॉपर इस्तेमाल करें, हम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें, फॉरेंसिक लेबोरेटरी को वेल इक्विप्ड रखा जाए, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप कन्विक्शन रेट बढ़ा सकते हैं, डिटेक्शन रेट बढ़ा सकते हैं, बेटर क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। तो जो क्वालिटी का इशू है वो इस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है। दूसरा जो है इशू यहाँ पर जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड के जो रोल है उसको दोबारा से है ना, उसमें प्रॉपर क्राइटेरिया लाया जा सकता है कि किस तरीके से बच्चे को एज एन अडल्ट ट्रीट किया जाए या फिर बच्चे को चाइल्ड ट्रीट किया जाए जो 16 से 18 साल के बीच के हैं। इसके अलावा जो है रोल ऑफ सिटीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट है, रिस्पेक्ट करना लॉ की ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। या तो जो है एथिकली एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न जो है मान करके लॉ की रिस्पेक्ट करें लोग, और अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर लॉ के थ्रू इन सारी चीज़ों को एनफोर्स कराना ज़रूरी है। तो जो एनफोर्समेंट ऑफ लॉ है उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह की चीज़ें जो है हमें जो रिफॉर्म्स हैं उसे अगर हम करते हैं तो ओवरऑल जो है इस तरह के केसेस फ्यूचर में देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर एक बच्चे के साथ हमें ये नहीं होना चाहिए कि इसको कैसे हम लोग जेल में भेजें, रिस्पॉन्सिबल ठहराएं, बिल्कुल नहीं। हमें बिगर और ब्रॉडर पिक्चर देखने की ज़रूरत है, होल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को कैसे इम्प्रूव करें कि डीले जो है कम हो सके। ये हमारा बेसिकली मोटिव भी है और यही बेसिकली आपका आर्टिकल है जो सारी चीज़ें कह रहा है। होपफुली चीज़ें क्लियर है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है शुड डॉक्टर बी केप्ट आउट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 गवर्नेंस मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अभी तक के आया नहीं है आपको प्रीलिम्स में जब से ये अमेंड हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए आर्टिकल रहेगा प्री पर्सपेक्टिव से भी। बेसिकली आर्टिकल में डिस्कस करेंगे कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर है, कौन सी बाहर है। इस तरह की चीज़ें आपको प्री में पूछी जा सकती है, बिल्कुल पूछी जा सकती है। इसके अलावा जो डिस्कस किया जाएगा मेंस के पर्सपेक्टिव से वो है क्या डॉक्टर्स को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बाहर रखा जाना चाहिए। इसके फेवर में और इसके अगेंस्ट में कुछ आर्गुमेंट दिए जाएंगे और वे फॉरवर्ड की बात करेंगे। अब आर्टिकल शुरू करते हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट में कहा है एडवोकेट्स कैन नॉट बी हेल्ड लायबल अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 फॉर डेफिशिएंसी इन सर्विस। इसका मतलब क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर कोई भी कंज्यूमर जिसको प्रॉपर सर्विस नहीं मिल रही है वो डिस सर्विस के अगेंस्ट में कहाँ जा सकता है, कंज्यूमर फोरम जा सकता है और पेनाल्टी अवॉर्ड करवा सकता है क्योंकि उसे प्रॉपर सर्विस नहीं मिली है। तो ये जो प्रोविज़न है, अब इस प्रोविज़न से जो एडवोकेट्स हैं वो बाहर आ चुके हैं। इसका मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एडवोकेट अगर डिस सर्विस भी करते हैं तो आप उनको पेनलाइज नहीं कर सकते अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है। कोर्ट ने इसके साथ साथ जो 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया था रिगार्डिंग द मेडिकल प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी अंडर द एक्ट, उसे भी वापस री एग्जामाइन करने की बात की गई है। जो 1995 में केस था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस VP शांता, ये एक लैंडमार्क जजमेंट था जिसमें जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनको जो है ये माना गया था कि ये भी सर्विस प्रोवाइडर हैं क्योंकि कुछ ना कुछ सर्विस दे रहे हैं, मेडिकल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके लिए एवज में कुछ कॉस्ट भी ले रहे हैं, है ना। आपको ऐसा नहीं कि फ्री में सर्विस दी जा रही है, आपसे कुछ पैसा भी लिया जा रहा है। तो इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंदर मेडिकल प्रोफेशनल्स को भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में लाया गया था। दोबारा से जो है अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो वर्डिक्ट थी इसको री एग्जामाइन करने की ज़रूरत है। ये जो इशू है इसे लार्जर बेंच के सामने रखा गया है। तो यहाँ पर अब डिस्कशन करेंगे हम, जैसे कि लॉयर्स को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बाहर रखा गया है, क्या डॉक्टर्स को भी बाहर रखना चाहिए। ये हमारा मेन टॉपिक रहेगा, ये हमारा मेन डिस्कशन रहेगा। अब फेवर और अगेंस्ट में कुछ आर्गुमेंट्स हैं वो देख लेते हैं। फेवर वाले आर्गुमेंट की बात कर लेते हैं जिसमें डॉक्टर्स को
सीपीए एक्ट के बाहर रखने की बात की जा रही है। क्या क्या आर्गूमेंट फेवर में, अगर सब कुछ ठीक रहता है, पेशेंट घर आ जाता है, ठीक हो जाता है, तो डॉक्टर को भगवान बना दिया जाता है। लेकिन अगर इन केस कुछ हो जाता है पेशेंट को किसी भी कारणों से, तो डॉक्टर को ही ब्लेम किया जाता है। डॉक्टर को ही उसी समय जो है कई बार उनके अगेंस्ट में वायलेंस होता है, जो रिलेटिव्स होते हैं वो मारपीट कर देते हैं, या फिर उनको ब्लेम करके उनके अगेंस्ट में केस फाइल कर दिया जाता है। कंज्यूमर कोर्ट में कई बार लोग चले जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है डॉक्टर को डे टू डे में फेस करना पड़ता है। उसके बावजूद भी वो अपना जो मेडिकल सर्विस है उसे प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा क्या होता है, कई बार कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं जो कि फॉल्स लिटिगेशन फाइल कर देते हैं, कई बार डॉक्टर को धमकाने के लिए, कई बार जो हॉस्पिटल के बिल्स हैं उसको पे ना करने के लिए, इस तरीके की ब्लैकमेलिंग करने के लिए भी कई बार इस तरह के फॉल्स लिटिगेशन फाइल कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं इससे हो क्या रहा है, एक्ट का मिसयूज़ हो रहा है। इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बाहर रखने की ज़रूरत है डॉक्टर्स को। तो ये पहला आर्गुमेंट हो जाएगा। इसके अलावा क्या होता है कि जो आपका ओवरऑल ट्रीटमेंट होता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है। ये कैसे होता है, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि कल को कुछ भी गलत होता है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे बंच ऑफ टेस्ट लिख देता है। उसको ये लगता है कि जो भी पेशेंट है वो पूरे तरीके से सेटिस्फाई हो, इसलिए वो कई सारे टेस्ट लिखेगा, जबकि उसको पता है उसकी ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जस्ट जो पेशेंट और उसकी फैमिली है उनके सेटिस्फेक्शन के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। और इन केस अगर बाद में चल के उसके ऊपर फोरम में केस लगता है तो वहाँ पर वो अपने आप को बचाने के लिए सारी प्रोसीजर फॉलो करता है। ऐसे में क्या होगा, जो ट्रीटमेंट है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अल्टीमेटली आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कई लोग फिर ऐसे चक्कर में डॉक्टर्स के पास या हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं होते हैं। तो उससे जो है ज़्यादा लोगों की जान जा रही है, ना कि मेडिकल नेग्लिजेंस या फिर जो प्रोफेशनल है उनकी नेग्लिजेंस से। नेक्स्ट आर्गूमेंट फेवर में क्या है, लेट्स से कि पिटीशन फाइल कर दी गई, डिस्ट्रिक्ट फोरम कोर्ट में चले गए, उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि जो डॉक्टर होता है उनके फेवर में वर्डिक्ट आ जाती है। उसके बाद फिर स्टेट फोरम में चले जाते हैं, स्टेट लेवल पर, फिर नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन में चले जाते हैं लोग। तो ओवरऑल पूरा का पूरा केस रिजॉल्व होने में, पूरा का पूरा केस डिस्पोज होने में 10 से 12 साल लग जाते हैं। अगर 10 से 12 साल तक के किसी डॉक्टर पर केस फाइल होगा, चलेगा, तो उसकी मेंटल हेल्थ की कंडीशन देखिए। उसकी मेंटल जो हरासमेंट होगा, जो मेंटल टोल होगा वो अलग लेवल पर होगा। उसके अंदर जो डॉक्टर की स्पिरिट होगी, क्या वो बच पाएगी, क्या वो इस अगले 12-14 साल तक के लोगों को सर्व कर पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो कि डीले से रिलेटेड है। और अभी हमने डीले से रिलेटेड इशू पे बात की थी, जस्टिस डिले इज़ जस्टिस डिनाइड। तो अगर जस्टिस डिले हो रही है तो जस्टिस डिनाई हो रही है। और इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बेसिकली एक हरासमेंट है डॉक्टर के लिए, और इससे डॉक्टर्स को बाहर रखना चाहिए। तो ये जो है आर्गूमेंट दिया जा रहा है डॉक्टर्स के द्वारा। अब अगेंस्ट में जो आर्गूमेंट्स दिए जा रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं। क्यों डॉक्टर्स को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर ही लायबल ठहराना चाहिए अगर किसी भी तरीके की डिससर्विस होती है, मेडिकल नेग्लिजेंस होता है। तो सबसे पहला जो आर्गूमेंट है वो ये है कि जो अफेक्टेड पेशेंट्स होते हैं उनके पास कोई भी इफेक्टिव एजुकेटिंग बॉडी नहीं है जिसके थ्रू वो अपना ग्रीवियांस रिड्रेस कराए। अगर हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बाहर डॉक्टर्स को रखते हैं तो नेशनल जो मेडिकल काउंसिल है वो डॉक्टर्स को पेनलाइज तो कर सकती है, जो एक्ट में दिया भी हुआ है, लेकिन उनके पास, नेशनल मेडिकल काउंसिल के पास किसी भी तरह की पावर नहीं है टू अवॉर्ड कंपनसेशन टू पेशेंट्स। जो पेशेंट्स हैं उनको कंपनसेशन देने का प्रोविज़न या पावर नेशनल मेडिकल काउंसिल के पास नहीं है। तो पहला आर्गूमेंट तो ये है कि अगर पेशेंट के साथ डिससर्विस हो रही है, उसे सर्विस नहीं प्रोवाइड की जा रही, तो उसे कंपनसेशन मिलना चाहिए, और वो उसे कंज्यूमर फोरम या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू ही मिल सकती है। इसलिए डॉक्टर को इसमें लायबल ठहराना या फिर इसके अंदर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आईपीसी सीआरपीसी में इस तरह के मेडिकल
जो नेग्लिजेंस है उसके लिए कोई प्रोविज़न ना हो। बिल्कुल आप यहाँ से भी जो डॉक्टर्स हैं उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, जो IPC CRPC है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डिले होगा। ऑब्वियसली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की डिले की बात की, कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अगर वो जो है कंपनसेशन दे दे तो केस वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएगा। उसमें पेशेंट्स भी खुश और डॉक्टर्स भी खुश, तो कहीं ना कहीं वो केस वहीं रिजॉल्व होगा। उसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के थ्रू पूरा 10 15 20 साल तक नहीं जाना होगा। तो यहाँ हम पेशेंट्स के बारे में सोच रहे हैं, उनकी सर्विस के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए डॉक्टर्स को CPA एक्ट के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें, in medical profession it is not business per se but a service rendered that is often associated with cost liable under the CPA एक्ट 1986। अगर हम मेडिकल प्रोफेशन की बात करें तो ये अपने आप में एक बिज़नेस तो नहीं है, लेकिन सर्विस तो दी जा रही है, और सर्विस दी जा रही है उसके साथ साथ कुछ कॉस्ट भी ली जा रही है, और जो कि हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर मेन ऑब्जेक्टिव है। अगर सर्विस दी जा रही है, कॉस्ट ली जा रही है, तो जो सर्विस प्रोवाइडर होगा अगर वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है तो उसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही है। तो ऑटोमेटिकली डॉक्टर्स को किसके अंदर आना चाहिए? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर। अभी तक के कोई भी ऐसा जजमेंट नहीं आया है रिड्रेसल एजेंसीज के द्वारा जो कि अनफेयर हो। किसी भी तरह का इस तरह का अभी तक हमें जजमेंट देखने को नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो अच्छा काम कर रहा है, जो रिड्रेसल बॉडी है वो सही काम कर रही है और फेयर काम कर रही है। तो इसमें क्या दिक्कत है, ऐसा जो है आर्गूमेंट दिया जा रहा है। अब क्या कर सकते हैं हम, दोनों हमने आर्गूमेंट सुन लिए, अगेंस्ट में और फेवर में। तो ओवरऑल वे फॉरवर्ड की यहाँ पर चर्चा कर ली जाए। सबसे पहले तो हमें जो डीले इशू है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। अगर ये डीले इतना ज़्यादा रहेगा तो बिल्कुल सच बात है, डॉक्टर्स का मेंटल हरासमेंट होगा ही होगा। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम लोग जो है इंडिपेंडेंट अथॉरिटी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जस्ट लाइक बैंकिंग सेक्टर ओम्बुड्समैन। जो ओम्बुड्समैन है ये एक न्यूट्रल इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होता है। अगर आपको कोई प्रॉपरली बैंकिंग सर्विस नहीं मिल रही तो आप इनको जो है ओम्बुड्समैन को कंप्लेंट फाइल करिए, या आपकी कंप्लेंट देखेंगे, अगर आपकी कंप्लेंट में सत्यता होगी तो आपको कंपनसेशन अवार्ड किया जाएगा, और वो कंपनसेशन जिस कंपनी के अगेंस्ट में आपने डाला है वो कंपनी आपको देगी। उसी तरीके से एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हमें बनाना चाहिए जो किससे रिलेटेड हो, मेडिकल प्रोफेशन में जो भी नेग्लिजेंस हो रहा है, जो भी डिससर्विस हो रही है उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर इस तरह के इशू आते हैं तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बाद में जाइए, पहले आप इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के पास जाइए, और यहाँ से ही फर्स्ट प्लेस पे आप कंपनसेशन लेकर के जो है केस ख़त्म कर सकते हैं। अननेसेसरली जो डॉक्टर का हरासमेंट हो रहा है वो नहीं होगा। ठीक, और क्या किया जा सकता है, मेडिकल नेग्लिजेंस शुड बी कवर्ड अंडर द ऑप्शन ऑफ मीडिएशन। जो मेडिकल नेग्लिजेंस है उसको मीडिएशन के भी अंदर जो है कवर करने की ज़रूरत है। ठीक, तो जो मीडिएशन CPA एक्ट के अंदर दिया हुआ है उसमें अभी तक के मेडिकल नेग्लिजेंस कवर नहीं किया जा रहा है। अगर ये कर लेते हैं तो ऐसे में भी जो है इश्यूज़ जल्दी रिड्रेस हो जाएंगे, बहुत कम समय लगेगा, डिले रिजॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा डॉक्टर्स अपने आप को किस तरीके से बचा सकते हैं तो उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई है। एक तो डिलीजेंटली सर्विस डिलीवरी करना, प्रॉपर पेशेंट की हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स रखना, और ट्रीटमेंट के पहले प्रॉपर कंसर्न, जो इन्फॉर्म्ड कंसर्न है उसे लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके थ्रू डॉक्टर अपना इंटरेस्ट सेफगार्ड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा आर्टिकल था। होपफुली आपको आर्टिकल पूरा क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है अ विंडफॉल गेन। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है, GS3 इकॉनमी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट ये आर्टिकल है। पहले भी जो टॉपिक दिया हुआ है इससे रिलेटेड प्री में क्वेश्चन पूछा गया है, और दोबारा से यहाँ से क्वेश्चन पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आर्टिकल शुरू करते हैं, किससे रिलेटेड है आर्टिकल, सरप्लस ट्रांसफ़र बाय द RBI टू सेंट्रल गवर्नमेंट, इस थीम के ऊपर है। और इसके ऊपर ऑलरेडी आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट और RBI के बीच में रिसेंटली बड़ा डिस्कशन हुआ था, थोड़ा डिस्प्यूट भी हो गया था। RBI बोला हम सरप्लस नहीं देंगे, केंद्र सरकार बोला नहीं हम सरप्लस लेंगे। उसने केंद्र सरकार ने जो RBI 1934 का एक्ट है
वो दिखा दिया, सेक्शन 7 दिखा दिया जिसमें केंद्र सरकार ऑर्डर कर सकता है आरबीआई को पर्टिकुलर चीज़ करने के लिए, और सरप्लस मांगा है तो मांगा है, देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा। तो आरबीआई ने उसके बाद जो है बोला ठीक है आप ले लो, तो आरबीआई ने फिर सरप्लस जो है ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक, उसके बाद से सरप्लस जो है आरबीआई 2020-21 के अराउंड ये सारे इशू हुए थे, उसके बाद से जो है सरप्लस बढ़िया बराबर जो है आरबीआई सरकार को दे रहा है। और रिसेंटली जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई है उसने 2.1 लाख करोड़ का सरप्लस केंद्र सरकार को ट्रांसफ़र किया है। ये बहुत ज़्यादा हाई है जितना बजट में एस्टिमेट किया गया था। जो अंतरिम बजट था 2024-25 का, उसमें एस्टिमेट किया गया था कि जो सरप्लस होगा आरबीआई का, इसके अलावा जो नेशनलाइज बैंक है और जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज बैंक हैं उनसे जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो टोटल 1.02 लाख करोड़ के अराउंड होने वाला है। और जो सरप्लस जो अभी ट्रांसफ़र किया वो कितना है 2.1 लाख करोड़, तो लगभग डबल से भी अधिक जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया है। और इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? गवर्नमेंट को मिलेगा। ये जो सरप्लस हुआ है ये किसके बैकड्रॉप में हुआ है? जब सेंट्रल बोर्ड ने जो कंटिंजेंसी रिस्क बफर है उसे 6.5% कर दिया है 6% से। कंटिंजेंसी रिस्क बफर की बात करते हैं, जो सरप्लस अमाउंट होता है उससे जो है 6% क्या रखना है आपको? कंटिंजेंसी रिस्क बफर रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि जो आरबीआई है वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। मान लीजिए बैंक में कुछ बैंकिंग सिस्टम में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्राइसिस हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में किसे स्टेप अप करना पड़ेगा? आरबीआई को। तो उसके पास कुछ पैसा तो होना चाहिए ना, सरकार के पास बार बार तो नहीं जा सकते। तो कंटिंजेंसी रिजर्व फंड बनाया गया जिसमें पहले 6% तक पैसा रखा जा रहा था, अब 6.5% रखा जा रहा है। उसके बावजूद भी सरप्लस बहुत ज़्यादा बड़ा है। चीज़ें क्लियर है? जो सरप्लस और बफर है वो किस तरीके से डिटरमाइन होता है? ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, जो कि किसने रिकमेंड किया था? एक कमेटी बनाई गई थी जिसे हेड किया था आरबीआई के गवर्नर बिमल जालान ने, और इस कमेटी के रिकमेंडेशन के थ्रू इकोनॉमिकल कैपिटल फ्रेमवर्क बनाया गया। और इस इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं कि कितना सरप्लस और कितना बफर होना चाहिए। अब ये जो सरप्लस है इसका दो तरीके से इस्तेमाल कर सकती है सरकार। जो आने वाली सरकार है उसे करना है, क्योंकि प्रेजेंट गवर्नमेंट तो अब हो गया इसका कार्यकाल, तो जो भी आने वाली सरकार है या तो जो है वही रहेगी या तो जो दूसरी आएगी वो उसे दो तरीके से यूज़ कर सकती है। एक तो फिस्कल कंसोलिडेशन करने में, ऑलरेडी जो फिस्कल डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा है, 5.5% के अराउंड है। हम चाहते हैं कि फिस्कल कंसोलिडेशन का पाथ बना रहे, तो जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू आया है उसको आप क्या करें? फिस्कल कंसोलिडेशन में पाथ में जो भी आपका कर्जा है उसको चुकाने में लगा दें। ठीक, तो एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करने में। आप क्या करें? जो भी पैसा एक्स्ट्रा आया है उससे कैपिटल एक्सपेंडिचर बनाएं, तो क्राउडिंग होगा, क्राउडिंग इन होगा तो डेवलपमेंट होगा, प्रोडक्शन होगा, जीडीपी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपको इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर पे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके ट्रेंड्स पे क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, मार्क माय वर्ड, बहुत चांसेस हैं यहाँ से क्वेश्चन आने के। ठीक, तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा है वो 2.5% था जीडीपी का 2021-22 में, 3.23% हो गया 2023-24 में, और 24-25 में ये 3.4 के अराउंड रहने वाला है। अगर आप देखें पिछले 5 साल में तो स्टेडली इंक्रीज़ हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये आपको इसी तरह का सेंटेंस आ सकता है। चीज़ें क्लियर है क्या? होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।